बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं रुकमा इरफान मलिक और आप देख रहे हैं इनसाइट विद फवाद खुर्शीद। फवाद खुर्शीद साहब की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मैं सरअंजाम दूंगी। नाज़रीन, आज के इस शो में हम बात करेंगे हुकूमत की जानिब से अवाम दोस्त बजट पेश किए जाने में कितनी सदाकत है, क्या हुकूमत बजट मंजूर करवाने में कामयाब हो पाएगी, हुकूमत की जानिब से जो मईशत बेहतरी के दावे किए जा रहे हैं ये दावे किस हद तक दुरुस्त हैं और साथ ही साथ क्या हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई को रोक पाएगी। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि कश्मीर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की तैयारी कैसी है। शो का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 8,400 अरब खसारे का विफाकी बजट पेश किया और ये इस हुकूमत का तीसरा विफाकी बजट था और बजट पर बहस का सिलसिला जारी है। हुकूमत की जानिब से इस बजट को मुआशी तरक्की में इजाफे का बजट करार दिया जा रहा है। हुकूमती दावा किस हद तक दुरुस्त है और क्या हुकूमत बजट मंजूर करवाने में कामयाब हो पाएगी। गुफ्तगू करने के लिए हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मईशत और पॉलिटिकल साइंटिस्ट डॉक्टर फरुख सलीम साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने शो के लिए वक्त निकाला। हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले इस बजट में मुख्तलिफ शोबों के लिए मुख्तलिफ मराद का और साथ ही साथ टैक्स नफाज का ऐलान किया गया है। एक आम आदमी के लिए इस बजट में क्या है जिससे आम आदमी जो है वो फायदा उठा सकेगा? सवाल असल में यही बनता है, बजट तो हर साल आता है और हमें टनों के हिसाब से जो अदाद शुमार हैं वो आवाम के ऊपर फेंके जाते हैं। इस साल भी वही हुआ। एक अमाउंट जो है वो आपने बताई कि 8,400 अरब रुपए का बजट है। इसका आम आदमी से क्या ताल्लुक है? ये तो कौमी बजट सामने आ गया। जब भी बजट आता है तो 2 या 4 नारे तो हम पिछले 15-20 साल से मुसलसल सुन रहे हैं। कहा यह जाता है कि ये अवाम दोस्त बजट है, कहा यह जाता है कि ये गरीब दोस्त बजट है, फिर हमेशा ये कहा जाता है कि ये बिजनेस फ्रेंडली बजट है। और इस बजट से पहले बहुत शोर लगाया गया और बहुत फोकस किया गया कि इसका ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा, यानी कि जीडीपी की जो ग्रोथ है उसके ऊपर इस बजट का फोकस होगा। तो असल सवाल ये बनता है कि ये जितने भी अदाद शुमार हैं इसका घरेलू बजट से क्या ताल्लुक? यानी कि अब समझिए कि 80% पाकिस्तानी जो है वो तकरीबन 80% अपनी आमदन जो है वो खुराक की चीजों के ऊपर खर्च करते हैं। और उनका सवाल ये होता है कि क्या आटा सस्ता हो जाएगा, क्या चीनी सस्ती हो जाएगी, क्या बिजली सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल और डीजल के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। उनका मकसद सिर्फ ये घरेलू बजट तक यही होता है कि 4 या 5 बड़े इशारे उनके लिए सामने आते हैं। तो असल बात यह है कि रियली कौमी बजट का जो ऐलान करना है उसका ताल्लुक मुझे कहीं नजर नहीं आया कि उसका कोई रिश्ता हो घरेलू बजट के साथ। ये सुनाई दिया है इस दफा कि जो कुछ खाने की चीजें, खाने पीने की चीजें हैं जिसमें दही, पैकेज दही थी, दूध की कुछ अशिया थी, आटा था, चीनी था, कि उनकी कुछ कीमत बढ़ जाएगी बिकॉज उनके ऊपर शायद टैक्सेस का जो है मजीद टैक्सेस का निफाज किया जाएगा। एक बहुत बड़ी अमाउंट जो उसमें मैंने देखी है वो 610 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी है, यानी कि पेट्रोल की मद में, डीजल की मद में वो इजाफी टैक्स समझ लीजिए। वो बहुत बड़ी अमाउंट मुझे इसलिए नजर आई कि तकरीबन 20 अरब लीटर जो है वो हम पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करते हैं 22 करोड़ पाकिस्तानी, और अगर उनसे 610 अरब रुपए इकट्ठा करना है तो इसका मतलब यह है कि 25 से 30 रुपए फी लीटर जो है वो नया टैक्स आने वाला है पेट्रोल और डीजल के ऊपर। लेकिन इसका एक सियासी रुख अब सामने आया है कि अगर हमें कोई नई फैसिलिटी सऊदी अरेबिया की तरफ से मिल जाती है तो फिर वो जो 25 से 30 रुपए फी लीटर टैक्स लगाना पड़ेगा हुकूमत पाकिस्तान को, वो शायद न लगाना पड़े इमीडिएट फ्यूचर के अंदर। तो वो वाहिद एक ऐसी अच्छी खबर जो है वो सऊदी अरेबिया की तरफ से आई है। बाकी चीजें जो बजट में हैं रियली उसमें एक तो बहुत बड़े बड़े शगाफ हैं, बहुत बड़े बड़े सुराख हैं। हमें बताया गया कि एक बहुत बड़ी अमाउंट कोई 5,000 और 500 रुपए के टैक्सेस इकट्ठे कर लिए जाएंगे। वो हो नहीं पाएगा बिकॉज इस साल हुकूमत हमें खुद बता रही है कि शायद 4,000 और 500 अरब के टैक्सेस इकट्ठे करने में कामयाब हो जाए। तो फिर हर साल हमने देखा है पिछले 25 से 30 साल की तारीख अगर उठा लें तो 15-20% इजाफा हो जाता है टैक्सेस के अंदर, लेकिन जो टारगेट रखा जा रहा है वो टारगेट हुकूमत अचीव करने में कामयाब नहीं हो पाई।
फरूख साहब, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो टैक्स अहदाफ हासिल नहीं कर पाएगी, अगले माली साल में मौजूदा साल के मुकाबले में हुकूमत को अगर देखा जाए तो 23% से ज़्यादा टैक्स हासिल करने का हदफ रखा है। ऐसी क्या वजूहात हैं आपके ख्याल में जिससे ये अहदाफ जो है वो हासिल करने नामुमकिन है आपके ख्याल में? देखिए, 2 या 3 बहुत बड़े आइटम हैं। एक तो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हुकूमत ने जो इजाफी रेवेन्यू इस बजट में रखे हैं वो 252 बिलियन है, तकरीबन 252 अरब रुपया रखा है। अगर पिछले 2 साल के बजट हम देख लें जो पीटीआई की हुकूमत ने पेश किए थे, उसमें पहले साल 150 अरब का रेवेन्यू रखा गया था, लेकिन प्राइवेटाइजेशन का जो अमल है वो ना हो सका और उसके नतीजे में तकरीबन 0 रेवेन्यू था। फिर 2020-2021 के बजट में 100 अरब रखा गया, वहां भी 0 प्राइवेटाइजेशन हुई। तो मुझे महसूस ये हो रहा है कि प्राइवेटाइजेशन अगले साल भी नहीं हो पाएगी और ये 252 अरब की जो आमदन हुकूमत ने दिखाई है वो हुकूमत को नहीं मिलेगी। एक और बहुत बड़ा आइटम है जिसको बजट में प्रोविंशियल सरप्लस कहा जाता है। आम आदमी की जुबान में ये होगा कि विफाकी हुकूमत ये कह रही है कि चारों सूबे मिलके जो है वो इजाफी इनकम इकट्ठी करेंगे 570 अरब की और फिर वो सारी अमाउंट जो है वो सूबे विफाक को वापस कर देंगे। ऐसा होता नजर नहीं आता। चारों बजट जो हैं सूबों के बजट वो हमारे सामने आ गए हैं। पंजाब के बजट में कहा जा रहा है कि वो 125 अरब का सरप्लस होगा, सिंध का जो है वो 25 अरब का डेफिसिट है, खसारा है, केपी का बजट जो है वो बैलेंस है, उसमें ना नुकसान है ना नफा है, और बलूचिस्तान के बजट में 84 अरब का खसारा है। तो सूबे सारे जो हैं वो खसारा दिखा रहे हैं या बैलेंस बजट दिखा रहे हैं और विफाकी बजट ये कहता है कि हमें सूबे जो हैं वो 570 अरब रुपया इकट्ठा करके देंगे। तो मुझे महसूस ये हो रहा है कि ये बहुत सारे जो आमदन के आइटम हुकूमत ने बजट में पेश किए हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आमदन के आइटम्स जो हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। फरूख साहब, यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी कि हुकूमत की जानिब से बजट में मुख्तलिफ शोबों को टैक्स की मद में खासी छूट दी गई है। टैक्स में इस मतलब अगर देखा जाए तो इसका मकसद ये है कि पैदावारी शोबे को मराद देकर मुल्क की मुआशी पैदावार को बढ़ाया जा सके। आपके ख्याल में टैक्स में छूट का आम आदमी को कोई फ़ायदा हो सकेगा? देखिए, आप दुरुस्त कह रही हैं, बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिसमें छूट दी गई है। उसमें एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि फरवरी की 16 तारीख को वजारत खजाना और IMF का स्टाफ जो है वो इकट्ठा बैठा था और उन्होंने एक मुआहदे पे साइन किया था और उस मुआहदे के जो 3 बड़े पिलर्स हैं उनमें से एक है कि 1200 अरब का इजाफी टैक्स लगाया जाएगा, 600 कुछ अरब रुपए जो है वो पेट्रोलियम की मद में इकट्ठा किया जाएगा और 900 अरब रुपया इजाफी बिजली की मद में, बिजली के बिलों की मद में इकट्ठा किया जाएगा। नए वजीर खजाना साहब आ गए हैं, पुराने वजीर खजाना जिन्होंने उस मुआहदे पे साइन किया था वो चले गए हैं। लेकिन मामला कुछ ऐसा है कि जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो तो वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुआहदा करते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि क्या कोई वजीर खजाना नया आ गया है तो पुराने मुआहदे का क्या बनेगा। तो IMF के साथ कितनी लचक हमें मिल पाती है, हम अपने दलाइल कौन से उनके पास लेके जाते हैं, क्या वो प्रोग्राम को रीनिगोशिएट किया जा सकता है। मेरी नजर में या मेरा तजुर्बा जो रहा है IMF के साथ वो ये कहता है कि पूरे प्रोग्राम को रीनिगोशिएट करना तो तकरीबन नामुमकिन होगा। अगर कुछ दलाइल हम उनके पास लेके जाएं क्या हमें कुछ लचक मिल पाएगी, तो यहाँ पे फिर एक सियासी सवाल उठ जाता है, वो माशी सवाल नहीं है और वो ये है कि हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे रहते हैं। तो एक तो दो जो चीजें इस बजट में मैंने देखी हैं कि हमारे ताल्लुकात सऊदी अरेबिया के साथ कैसे रहेंगे और हमारे ताल्लुकात जो हैं वो अमेरिका के साथ कैसे रहेंगे और वो फिर हमारे माशी मामलात के ऊपर उनका क्या असर होगा। एक अच्छी खबर जैसे मैंने आपको बता दी कि सऊदी अरेबिया ने कहा है कि वो हमें ऑयल जो है वो डिफर्ड पेमेंट फैसिलिटी जो वो कहता है उस पर देगा। अमेरिका की तरफ से क्या अमेरिका को हम कायल कर पाएंगे कि वो IMF के ऊपर इतना बोझ, इतना प्रेशर डाले कि हमारे किए हुए मुआहदे जो हैं उनको हम रीनिगोशिएट कर पाएं? दिस ओनली टाइम विल टेल। ठीक है, जिस तरह से आपने दलाइल की बात की, आपको क्या लगता है कि हुकूमत को किस किस्म के दलाइल जो हैं वो IMF के पास लेकर जाने चाहिए, किस हद तक वो स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ हो कि हमें वहाँ से थोड़ी सी लचक, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए आपके ख्याल में?
देखिए, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस आलमी मालियाती इदारों के साथ ऐसा रहा है कि जब उन इदारों को कोई चीज पसंद नहीं आती, उन इदारों को जब लगता है कि बजट में बहुत सारे शगाफ हैं, बहुत सारे सुराख हैं, तो फिर वो अचानक इमीडिएट अपना रद्द-ए-अमल शो नहीं करते। वो उन ममालिक को या उस वजीर खजाना को 2 या 3 महीने दे देते हैं कि भाई अगर आपके पास कोई मुतबादिल हिकमत अमली है तो हम पीछे बैठ के देखेंगे कि आप कैसे कामयाब उसको कैसे कामयाब बनाते हैं या नाकाम हो जाते हैं। यही कुछ आईएमएफ ने किया है। जो हमारा रिव्यू चल रहा था आईएमएफ के साथ, वो आईएमएफ ने सस्पेंड कर दिया है और वो अब मामला चला गया है कहीं अगस्त सितंबर में, और वहां तक आईएमएफ वाले इंतजार करेंगे कि आईएमएफ के हमारे वजारत खजाना ने, वजीर खजाना ने जो मफरूजे इकट्ठे किए हैं या पेश किए हैं बजट के अंदर, आईएमएफ वुड जस्ट सिट बैक और वो इंतजार करेगी और देखेगी कि क्या वजीर खजाना अपनी हिकमत अमली में कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते। उस वक्त तक ना तो आईएमएफ से कोई खास नया कर्जा मिल सकेगा या किस्त मिल सकेगी, और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी सस्पेंशन में चले जाएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी कोई नई रकूम जो है वो नहीं मिल पाएंगी। ठीक है फारूक साहब, जिस तरह से आपने स्टार्ट में भी अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में भी ये बात कही थी कि इस बजट में सुराख है, शगाफ है और आईएमएफ इन्हीं चीज़ों को देखता है। अगर यूजुअली ये सिचुएशन हो तो आईएमएफ रिव्यू करने के लिए 3 महीनों का टाइम देता है, फिर वो कहता है कि जी ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी जो है वो अपनाई जाए। तो आपको लगता है कि अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो हमारी गवर्नमेंट के पास कोई मुतबादिल स्ट्रैटेजी होगी, गवर्नमेंट उनको कोई मुतबादिल हिकमत अमली देने में कामयाब हो पाएगी अगर ऐसी नौबत आती है तो? देखिए, हमारे यहाँ होता यह है कि इखराजात जो हैं हुकूमत के, जो भी आपने इब्तदाई में बताए कि वो कोई 8,000 और 400 अरब रुपए के हैं, वो तकरीबन फिक्स्ड हैं। हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हम 8,400 अरब के, जिसको हम रिसोर्सेज कहते हैं या आमदन है, वो इकट्ठी कर लेंगे। अब उस आमदन के अंदर जो है वो कम से कम कोई 2,700 अरब रुपए के इजाफी कर्जाजात हैं, जिसमें से बैरूनी कर्जाजात भी हैं, मुल्क के अंदर भी बहुत सारे कर्जाजात हैं। कुछ तो नेशनल सेविंग स्कीमों के थ्रू इकट्ठे किए जाते हैं, कुछ मुल्क के कमर्शियल बैंकों से इकट्ठे किए जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे महसूस ये हो रहा है कि इखराजात फिक्स्ड हैं और जो आमदन के तखमीने हैं वो बहुत बढ़ा चढ़ा के लगाए गए हैं, जिसके नतीजे में ये होगा कि एक बहुत बड़ा बजट का खसारा सामने आएगा। वजीर खजाना साहब जिस दिन नेशनल असेंबली के फ्लोर में खड़े हुए, उन्होंने खुद से जो इकरार किया है कि तकरीबन 4,000 अरब का बजट में खसारा है जो कर्जाजात लेके पुर किया जाएगा। अगर जो आमदन के तखमीने, आमदन के अहदाफ हुकूमत ने फिक्स किए हैं, उसमें वो सुराख की जो हम बात कर रहे थे, शगाफ की बात कर रहे थे, तो ये खसारा जो है ये 4,000 से कहीं बढ़ के कहीं 4,500 या 5,000 अरब तक मेरा तखमीना है कि शायद पहुंच जाएगा, जिसके नतीजे में हमें मजीद कर्जाजात लेने पड़ेंगे इस खसारे को पुर करने के लिए। ठीक है फारूक साहब, यहाँ पर थोड़ा सा ज़राअत के शोबे को भी अगर डिस्कस कर लिया जाए। ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए ज़रूरी आलात पर टैक्सेस में कमी का ऐलान किया है। आप इस रिलीफ के क्या असरात देखते हैं एक आम किसान पर? देखिए, अभी पिछले 2 या 3 साल से जो रिकॉर्ड चल रहा है, हम तो पिछले 70 साल से यही सुन रहे हैं कि ये मुल्क जो है ये ज़रूरी मुल्क है, लेकिन इस दफा हुकूमत को कपास भी बहुत क्वांटिटी में इंपोर्ट करनी पड़ी, गंदम भी हमने बाहर से खरीदी है, चीनी भी हमने बाहर से खरीदी है, और तकरीबन 10 अरब डॉलर का खर्चा किया है सिर्फ इन 3 आइटम्स को पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट करने के लिए। तो ज़रूरी मुल्क तो न रहे, अगर कैसा ज़रूरी मुल्क है जो कपास भी इंपोर्ट कर रहा है, गंदम भी इंपोर्ट कर रहा है और चीनी भी इंपोर्ट कर रहा है। जो जहां तक अदाद शुमार का ताल्लुक है, बजट के अंदर कुछ रकूम जरूर रखी गई हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटी रकूम है। कुछ अरब रुपए अगर एग्रीकल्चर के लिए रखे गए हैं, उससे मैं नहीं समझता हूं कि एग्रीकल्चर में वो तरक्की आ जाएगी या वो यू टर्न सामने आ जाएगा जो नुकसानात हमने इस साल
देखे हैं, जिसके नतीजे में हमें चीनी भी इंपोर्ट करनी पड़ी और गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ी, और कपास का जो हमारा हज था 12 से 13 मिलियन बेल्स का, वो सिर्फ 5 या 6 मिलियन बेल पे रह गया। तकरीबन 40% का वहां पे नुकसान हुआ। ठीक है, ठीक है। एग्रीकल्चर में आप तरक्की नहीं देख रहे आने वाले वक्त में। यहाँ पर अगर बात की जाए विफाकी बजट में सब्सिडी का जो तखमीना है वो 682 अरब रुपए रखा गया है। सब्सिडी में इजाफा आम आदमी के लिए आपको लगता है कि फायदेमंद साबित होगा? जो एक बहुत बड़ी तब्दीली 2-2.5 साल पहले जो हमने बजट में आती देखी है, वो एहसास प्रोग्राम के हवाले से बहुत बड़ी अमाउंट्स जो हैं उनको एलोकेट किया गया है एहसास प्रोग्राम में, और बहुत बड़ी पॉपुलेशन का एक हिस्सा जो है जो गरीब तरीन पाकिस्तानी खानदान है उनमें बांटा भी गया है। इस साल की एलोकेशन भी उसमें अच्छी रखी गई है, बहुत बड़ी रखी गई है। उसके अलावा सब्सिडीज हो या पेंशन हो या आपका दिफाई खर्चा हो, जो आमदन है और उसके बाद जो सूबों को बांट दिया जाता है, उसके बाद वफाकी हुकूमत के पास पैसे नहीं बचते हैं, चाहे वो 470 अरब रुपया हो जो हुकूमत चलाने के लिए दरकार है, चाहे वो सब्सिडीज देनी हो जिसका आपने जिक्र किया, चाहे वो ग्रांट्स हों, चाहे वो पेंशन्स हों, ये सब कुछ जो है ये कर्जे इकट्ठे करके जो है वो हुकूमत पूरा करेगी। आमदन जो बचती है हुकूमत के पास, उसमें से तकरीबन 3000 अरब रुपए का जो है वो कर्जा वापस करना है। 1370 अरब रुपया इस वक्त मुख्तस किया गया है दिफाई शोबे के लिए। उसके बाद हुकूमत के पास कोई पैसा नहीं बचेगा, ना ही सब्सिडीज देने के लिए या ग्रांट्स देने के लिए या पेंशन्स देने के लिए या तरक्याती बजट के लिए। ये सब चीजें कर्जाजात से इकट्ठी की जाएंगी। ठीक है, सब चीज़ें कर्जाजात से इकट्ठी की जाएंगी। अगर हम फारूक साहब यहाँ पर बात करें, सालाना तरक्याती प्रोग्राम को 900 अरब रुपए रखा गया है। अगर हम पहले की बात करें तो यही जो तरक्याती प्रोग्राम्स थे इनके लिए 650 अरब रुपए रखे गए थे। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, इट्स अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अच्छी बात है कि आपने अपने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को इसमें बहुत ज्यादा इजाफा किया है। पिछले साल का बजट हमने देखा कि जो मुख्तस किया गया था उसमें से तकरीबन 40 या 45% जो है वो एक्चुअली खर्च किया गया था। तो अब तो ये अगला साल हमें बताएगा कि अब 900 अरब रुपया जो मुख्तस किया गया है उसमें से कितनी अमाउंट या उसका कितना परसेंटेज जो है वो एक्चुअल खर्च किया जाएगा। एक बहुत बड़ी अमाउंट तकरीबन 70 अरब रुपए की मुख्तस की गई है पीटीआई के MNS के हवाले से, और अगर उसको नंबर ऑफ MNS से हम डिवाइड करके देखें तो तकरीबन 35 से 40 करोड़ रुपया ऐसा बनता है जो हर MNA के लिए मुख्तस किया गया है उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए, और वो प्रोग्राम जो हुकूमत को सजेस्ट करेंगे। उससे एक अंदाजा होता है कि शायद हुकूमत जो है वो सोच रही है कि ये इलेक्शन का बजट है और इस इलेक्शन के साल के दौरान जब तक हम डेवलपमेंट अमाउंट्स जो हैं वो अपने MNS को नहीं देंगे तो शायद उनको कामयाबी ना हो पाए। तो उस हवाले से तो ये एक इलेक्शन बजट नजर आता है। ठीक है, इलेक्शन बजट नजर आता है। फारूक साहब, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी, महंगाई जो है वो 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त पहुंच चुकी है। आपको क्या लगता है कि हुकूमत किसी ना किसी तरीके से इस महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब हो पाएगी जो मौजूदा सिचुएशन है? जी, बहुत जबरदस्त सवाल है, क्योंकि असल सवाल यही है। बाकी जितने अदाद शुमार अभी तक हमने डिस्कस किए हैं शायद वो आम लोगों की समझ में या आम लोगों के जरूरत में नहीं है। देखिए, अभी जो हुकूमत ने जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है जो हमें महंगाई की शरह तकरीबन हर हफ्ते बताता है, जो लेटेस्ट उसने बताया है कि बिजली की कीमत जो है वो पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 62% बढ़ी है। पेट्रोल जो है वो तकरीबन 48% बढ़ा है, डीजल 40% और अंडे 30% बढ़े हैं। ये 4 सबसे बड़े आइटम उसमें नजर आए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि महंगाई की पाकिस्तान के अंदर वजह क्या है? जो महंगाई है वो हम सब लोग देख रहे हैं, वो हुकूमत खुद भी उससे इनकार नहीं करती, महंगाई एग्जिस्ट करती है। उसकी वजह क्या है? एक बहुत बड़ी वजह जो है महंगाई की वो मैं समझ रहा हूं कि हुकूमत खुद से है। जैसे ही बिजली की कीमत बढ़ती है, जैसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, जैसे ही गैस की कीमत बढ़ती है, तो जब ये सब चीजें इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाती हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में जाती हैं और इनसे जो चीजें बनाई जाती हैं
वो भी महंगी प्रोड्यूस होती हैं और वो महंगी शक्ल में अवाम के सामने आती हैं। तो हुकूमत यहाँ पे तो खुद से ही एक जरिया है, वो एक कॉज बन रही है महंगाई का। अगर इसी तरह ये चीजें बढ़ती जाएंगी तो फिर तो महंगाई कंट्रोल में आना बहुत ही मुश्किल नजर आती है। ठीक है फरूख साहब, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हमने हाल ही में देखा है कि हुकूमत की जानिब से मईशत में बेहतरी के दावे बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं। इवन इस बजट को भी मईशत में बेहतरी की तरफ एक कदम करार दिया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है जो हुकूमती दावा है ये किस हद तक वैलिड है? क्या वाकई पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है और आने वाले वक्त में मजीद बेहतर हो सकेगी? देखिए, एक हकीकत है बाजार की और एक तरफ है हुकूमती दावे। उनमें एक बड़ा गहरा तजाद नजर आता है। हुकूमती दावे कुछ हवाले से दुरुस्त हैं, जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की जाती है, वो 20 अरब डॉलर का खसारा जो है करंट अकाउंट में वो PMLN के दौरान और आखिरी साल में नजर आया था। उसको हुकूमत बहुत ही तेजी से नीचे लाने में कामयाब हो गई है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन जो आम आदमी है उसके जो इशारिये हैं, माशी इशारिये हैं, वो महंगाई है और वो बेरोजगारी है और वो शराए गुर्बत है। उसका कोई गहरा ताल्लुक नहीं है करंट अकाउंट डेफिसिट से। वो ये नहीं जानना चाहते कि करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या हो गया, वो ये नहीं जानना चाहते या नहीं समझ पाते कि रिजर्व्स का क्या मतलब है। उनके मैं समझ रहा हूँ कि 3 बड़े माशी इशारिये होते हैं। सबसे बड़ा माशी इशारिया जो है वो महंगाई है, फिर वो बेरोजगारी की सिचुएशन देखते हैं और तीसरा बड़ा जो है उनके सामने वो गुर्बत की शरह है। वो तीनों इशारिये जो हैं वो मस्बत नहीं है बल्कि बहुत ही नेगेटिव जा रहे हैं। आज से 3 साल पहले जो सर्वे सामने आ रहे थे उसमें तकरीबन 30% पाकिस्तान की आबादी जो है वो शरह गुर्बत से नीचे रह रही थी। तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे थे जो आज से 3 साल पहले शरह गुर्बत से नीचे थे, और आज जो शरह गुर्बत की तखमीने सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 40% आबादी ऐसी है जो शरह गुर्बत से नीचे है। तो तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो शरह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। तो पिछले कोई 2.5-3 सालों में 2 करोड़ इजाफी पाकिस्तानी शरह गुर्बत से गिर गए हैं। तो जो आम आदमी के इशारिये हैं उनमें और जो हुकूमत दावे कर रही है, जो हुकूमत इशारिये अपने पसंदीदा इशारिये आम लोगों के सामने रखती है, उनमें एक बड़ा तजाद नजर आ रहा है। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं कि ये बजट जो है वो पास हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फरूख सलीम हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब के ख्याल में कि इस बजट में शगाफ है, हुकूमत ने जो टैक्स अहदाफ रखे हैं हुकूमत उनको हासिल करने में नाकाम रहेगी, और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके लिए जो मराहत रखी गई हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर उसमें तरक्की नहीं कर पाएगा। नाज़रीन, अभी शो में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, क्या ऑपोजिशन हुकूमत के इस बजट को मंजूर होने देगी, और कश्मीर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की तैयारी कैसी है? गुफ्तगू करने के लिए हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजाल साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बजट पर बहस का सिलसिला जारी है, आप लोग किस तरह से हुकूमत को टफ टाइम देने जा रहे हैं, और क्या ऑपोजिशन हुकूमत के इस बजट को मंजूर होने देगी? देखिए, बजट के अंदर जो है ऑपोजिशन ने अपनी बहुत सारी अमेंडमेंट्स जो बजट के ऊपर थी या बहुत सारी अपनी जो आरा थी वो हमने पेश की हैं कि क्या चीज़ें इसमें ऐड होने वाली हैं, क्या माइनस होने वाली है, और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत उनको इंक्लूड करेगी। और कोशिश यही है कि इस अवाम दुश्मन बजट को पास ना किया जाए। लेकिन आप जानती हैं कि हुकूमत की मेजॉरिटी है नेशनल असेंबली के अंदर, तो चांसेस यही है कि ये पास हो जाए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाए। ठीक है, ठीक है। राना साहब, आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी कि हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले इस वफाकी बजट में मुख्तलिफ शोबों के लिए मुख्तलिफ मरात और टैक्स का नफाज किया गया है। एक आम आदमी के लिए इस बजट में आप कोई फ़ायदा देख रहे हैं? देखें, आम आदमी को तो इसके अंदर जो है वो पीस दिया गया है महंगाई के तहत। देखें, पेट्रोलियम लेवी के अंदर ही जो है वो इन्होंने 610 अरब का हदफ रखा है, जिसका मतलब है
कि पेट्रोलियम लेवी को ये बढ़ाएंगे, 30 रुपए तक लेके जाएंगे और पेट्रोल की कीमतें जो है वो 20 से 25 रुपए महंगी होंगी। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है इस बजट के अंदर वो ये है कि इन्होंने जो टैक्स कलेक्शन है उसके अंदर सेल टैक्स के ऊपर जो है वो ज्यादा इन्हिसार किया है। यानी कि जो सेल टैक्स वो टैक्स है जो गरीबों को भी उतना ही लगता है और अमीरों को भी उतना ही लगता है। तो परसेंटेज के हिसाब से गरीब के ऊपर ये बड़ा टैक्स होता है और अमीर के ऊपर कम टैक्स होता है, क्योंकि अमीर की आमदन ज्यादा होती है। तो जिस तरह दूध पे और कोई तकरीबन 225 अरब के इन्होंने टैक्स सेल टैक्स ऐड किए, चीनी की भी इन्होंने रिटेल की कीमत के ऊपर जो टैक्स लगाया है उससे चीनी भी महंगा होने जा रही है। इसी तरह मैं समझता हूं कि किसी भी जो मेन जो आपकी नेसेसिटीज हैं, यूटिलिटीज, उनकी अंदर किसी चीज के अंदर कमी नहीं आने वाली। जिस तरह बिजली है वो सस्ती नहीं होने जा रही, वो भी महंगी होगी आगे जाके। गैस की अभी से ही लोड शेडिंग है, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख के अंदर जून के महीने में गैस की लोड शेडिंग हो रही है। गैस की कीमतें सस्ती नहीं होने जा रही। 8.2% का तो इन्होंने अगले साल का इन्फ्लेशन का हदफ रखा है। तो मैं समझता हूं कि ये जो बजट है इसके अंदर जो मराद दी गई हुई है वो बड़ी कंपनियों को दी गई है। बड़ी कंपनियों को जो है वो इनकम टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स की रिलीफ दी हुई है, लेकिन ओवरऑल जो आम आदमी है दबाव के अंदर आएगा। और मैं समझता हूं कि ये जो बजट है ना ये कोई नौकरियां ज्यादा जो है वो क्रिएट कर सकेगा। अच्छा राना साहब, आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी, अगर हम टैक्स अहदाफ की बात करें तो हुकूमत ने अगले माली साल में मौजूदा साल के मुकाबले में 23% से ज्यादा जो टैक्स टारगेट है वो रखा है। आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा तरीका जिससे हुकूमत क्या ये टैक्स अहदाफ जो है वो हासिल कर पाएगी? देखिए, ये 5.829 ट्रिलियन का जो है वो टारगेट रखा गया है, जबकि जो जीडीपी ग्रोथ है वो 4.8% का टारगेट रखा गया है। इसके अंदर तकरीबन लगभग कुछ 1300 अरब से अजाफी टैक्स आपने इकट्ठा करना है इस टारगेट को अचीव करने के लिए। मुझे ये बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि इसके अंदर जो है वो 610 अरब तो सिर्फ पेट्रोलियम जो टैक्स टारगेट को जो इकट्ठा करना है, ये टफ टारगेट इसलिए है कि सेल टैक्स के ऊपर इन्होंने जो है वो रिलायंस की है और जो है वो टैक्स नेट में जो नॉन टैक्स पेयर्स हैं उनको नहीं लाया जा रहा, बल्कि जो टैक्स नेट के अंदर मौजूदा लोग हैं उन्हीं पे टैक्स का दबाव दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये इतना आसान टारगेट नहीं होगा, क्योंकि जो जीडीपी ग्रोथ का हदफ दिया है उसके मुताबिक ये 23% टैक्स कलेक्शन बढ़ाना एक मुश्किल टारगेट है। अच्छा, ज़राअत के शोबे में देखा जाए तो हुकूमत ने वहां पर मराद दी है तरक्की के लिए, ज़राअत की तरक्की के लिए जो ज़रूरी आलात हैं उस पर जो टैक्सेस आयद होते हैं उनमें कमी का ऐलान किया है। आप समझते हैं कि इस इकदाम से ज़रूरी शोबा तरक्की करेगा, कोई फायदा होगा आम किसान को? देखिए, ज़राअत की इनकम के ऊपर तो टैक्स पहले भी नहीं था, अभी शायद इन्होंने आप बात करी है जो इनपुट्स हैं उसके अंदर कोई टैक्सेस में कमी की है, ज़रूरी आलात में कमी की है। जी, जो ज़राअत के अंदर तो देखें पाकिस्तान बदकिस्मती से आज इंपोर्टर बन गया है। जो मेन फसलें हैं जिसके अंदर आपकी कॉटन है, जिसकी बदतरीन सतह के ऊपर प्रोडक्शन रही पिछले साल के अंदर, और आपको लगभग $2 अरब की कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ी। इसी तरह आपकी जो चीनी है वो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आटे को भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत क्लेम करती है कि बम्पर क्रॉप है। तो अभी तक तो मैं समझता हूं कि जहां किसान को रिलीफ दिया इन्होंने, जो मिनिमम प्राइसेस जो हैं उनको रेज करके 500 रुपया आटे की कीमत में इजाफा किया इन्होंने पंजाब में, लेकिन वहीं 800 रुपए से जो हमारी कैलकुलेशन है चीजें जो इनपुट्स हैं वो महंगी हो गई। तो एक जेब में इन्होंने 500 दिया और एक जेब से 800 निकाल लिया। तो मैं समझता हूं कि ज़राअत के लिए जो इन्होंने जो मराद दिए हैं वो नाकाफी हैं, और पिछले जिस तरह 3 साल में आपने इनकी कारकर्दगी देखी कि ज़राअत के अंदर जो है वो हम अब एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बन गए हैं, ये एक बदतरीन परफॉर्मेंस है। ठीक है, सब्सिडीज के अंदर भी टैक्स कट लग सकता है। राना साहब, आपसे यहाँ पर ये भी पूछना चाहूंगी कि अगर हम महंगाई की बात करें तो महंगाई जो है वो 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। आपको क्या लगता है मौजूदा हालात में जो महंगाई है उसकी असल वजह क्या है? देखिए, महंगाई की जो सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूं है वो ये है कि 16 ट्रिलियन रुपए की मनी सप्लाई थी 2018 में, इन्होंने उसमें 44% इजाफा किया है पिछले 3 सालों के अंदर, और अब 23 ट्रिलियन के ऊपर मनी सप्लाई आ गई है। इन्होंने पैसा बेइंतहाशा छापा है, और जब आप पैसा छापते हैं
तो फिर जो है इन्फ्लेशन बढ़ती है। दूसरी तरफ इन्होंने जो रुपए को डीवैल्यू किया और बहुत तेजी से किया, जो पहले साल के अंदर इन्होंने किया, उसके असरात भी जो है वो अब तक जो है वो कंट्रोल में, यानी कि वो महंगाई की वजह बढ़ी। फिर इन्होंने सूद बढ़ाया पहले साल के अंदर और अब तो सूद की शरह कम कर दी है, लेकिन फिर जो ये वजूहात हैं और उसके बाद आगे मिसमैनेजमेंट है हुकूमत की, कि जहां हुकूमत जो है वो खसारे करते जा रही है और रिकॉर्ड खसारे करती जा रही है। जिस तरह पिछले 3 सालों में 10,000 अरब रुपए का खसारा रहा है फेडरल हुकूमत का, जिसका मतलब है कि हुकूमत ने 10,000 रुपए जो उनकी आमदन नहीं थी वो भी उससे इजाफी खर्चे, तो ये पैसा उन्होंने कर्ज लेके खर्चा और रिकॉर्ड जो है वो बोरोइंग हो रही है। तो इससे जो मनी प्रिंटिंग होती है और फिर जो मिसमैनेजमेंट आपने देखा, जो फूड सप्लाई के अंदर मिसमैनेजमेंट हुई आटे के लिहाज से या चीनी के लिहाज से, उसने भी फूड इन्फ्लेशन में जो है वो इजाफा किया। तो ये सारी वो वजूहात हैं जिसके अंदर जो है वो महंगाई की शरह में, और ये आप देखें, ये नोट करने वाली बात है कि आपका पूरे रीजन के अंदर, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, आपकी इन्फ्लेशन आप जो है वो हाईएस्ट है आपके पूरे रीजन के अंदर। तो इसमें डेफिनेटली बहुत सारी मिसमैनेजमेंट है, मनी प्रिंटिंग है, खसारे हैं जिनको, जिसकी वजह से जो है वो इन्फ्लेशन में इजाफा हो। ठीक है, रीजंस तो आपने बता दिया। आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में हुकूमत इस महंगाई को कंट्रोल कर पाएगी? देखें, हुकूमत का ये जो बजट है ये महंगाई के अंदर और तेजी लाएगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम लेवी हो गया, बिजली हो गई, गैस हो गई। बिजली और गैस तो IMF के साथ हुकूमत ने जो है वो कमिटमेंट की हुई थी कि हम जो है वो इनके रेट्स बढ़ाएंगे। तो अगर सिर्फ इन 3 चीजों की अगर कीमतें बढ़ती हैं तो वो एक महंगाई का तूफान लेके आएगा। पेट्रोल अगर महंगा होता है तो उसका इंपैक्ट हर अशिया के ऊपर आता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। 8.2% इन्फ्लेशन का तो हदफ हुकूमत ने खुद रखा है और ये रिकॉर्ड है हुकूमत का कि हर हदफ इनका जो है वो ओवर जाता है, यानी कि इससे ओवर ही चांसेस हैं कि इन्फ्लेशन हो। ठीक है, ठीक है राना साहब, अब यहाँ पर थोड़ा सा आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो हैं वो इस वक्त नून लीग के हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात की अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर भरपूर तैयारी कर रखी है। आपको क्या लगता है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर ने वहाँ पर ऐसे कोई तरक्याती काम, कोई इक़दाम किए हुए हैं जिससे वो दोबारा भी वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे, अवाम का एतमाद हासिल कर पाएंगे? देखिए, पिछले 3 सालों से तो PTI की हुकूमत है और PTI हुकूमत ने भरपूर कोशिश की कि जो आज़ाद कश्मीर का जो फंड्स थे जो उनको मिलने चाहिए थे वो उनको उस तरीके से नहीं मिल सके जिस तरीके से हमारे दौरे हुकूमत में जो 2 साल थे उस तरह मिले। तो इन्होंने हमारी हुकूमत को फेल करने की पूरी कोशिश की जो पिछले 3 सालों में फेडरल के अंदर जब से PTI हुकूमत में है। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी ने अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहां की फलाह हो, डेवलपमेंट हो, उसके अंदर भरपूर काम किया और हमारा जो है वो हमने 33 सीटों पे जो है हमारी अच्छे कैंडिडेट्स हैं और मैं समझता हूं कि हम लोग भरपूर तरीके से सिलेक्शन में जो है वो एक फर्स्ट पार्टी के तहत जो है मेजॉरिटी वोट के साथ हम उभर के आएंगे जिस तरह पिछली दफा भी आए थे। लेकिन यहाँ एक एंगल जरूर होता है कि गिलगित बल्तिस्तान हो, आजाद कश्मीर हो, क्योंकि जो जिसकी फेडरल गवर्नमेंट होती है उसको ये एज होता है कि जो हुकूमती जमातें होती हैं उनको फंड्स फेडरल से मिलते हैं, तो ये एज है। लेकिन इसके अलावा मैं समझता हूं कि हमारी भरपूर तैयारी है और राजा साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह PMLN जो है वो फाते होगी। ठीक है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। गैस बहरान पर थोड़ी सी बात कर लें। गैस का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 29 जून के बाद जो गैस है वो मजीद कम होगी। गैस बहरान का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? ये नाअहली किसकी है, हुकूमत की है या इदारों की है? देखें, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा जून के अंदर और जुलाई के अंदर जो है वो गैस लोड शेडिंग के इम्कानात जो है वो हो गए हैं, बल्कि कराची में तो गैस लोड शेडिंग हो गई है। तो ये पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड जो है ये PTI ने बनाया है और ये लिटरली कंप्लीटली 100% मिसमैनेजमेंट है। ये इनकी मिसमैनेजमेंट है कि ये और LNG के टर्मिनल्स नहीं बना सके। ये इनकी मिसमैनेजमेंट है कि जो मौजूदा टर्मिनल्स हैं उनको 100% यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। ये इनकी मिसमैनेजमेंट है कि आपने टाइमली जो है वो LNG को इंपोर्ट नहीं किया।
आपने टाइमली जो आपकी यहाँ लोकल गैस की बरामद होती है वहां से आपने उनकी जो है रिपेयर मेंटेनेंस टाइमली नहीं की। तो ये सारे के सारा मुद्दा हुकूमत का है और ये बदकिस्मती है कि जून जुलाई जैसे महीने में जहां पाकिस्तान की तारीख में कभी गैस की लोड शेडिंग नहीं हुई, आज कराची की इंडस्ट्री बंद है और ये जो है ओवरऑल मईशत को जो है इसका अरबों खरबों का नुकसान हो रहा है। ठीक है, ठीक है। आपके ख्याल इस बहरान की जिम्मेदार है वो हुकूमत है और हुकूमत की जानिब से मिसमैनेजमेंट शो की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं रखा, मराद दी गई हैं तो बड़ी कंपनीज को दी गई हैं। साथ ही साथ हुकूमत जो है वो टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहेगी। टैक्स और रेवेन्यू जब जनरेट नहीं होगा तो हुकूमत जो है वो सब्सिडी नहीं दे पाएगी। साथ ही साथ ये जो बजट है ये महंगाई का शाखसाना है। नाज़रीन, इसी के साथ ही आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।